हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर में। दोस्तों, जैसा कि हमारा तीसरा चैप्टर विद्युत धारा जिसका नाम है वो चल रहा है, उसका मैं एक लेक्चर दे भी चुका हूँ। विद्युत धारा क्या होती है, फुल इंट्रोडक्शन, पूरा उसका कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया है। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। उसका दूसरा जो लेक्चर है वो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। उस लेक्चर का नाम है, जो डला हुआ है यहाँ पे, अपवहन वेग अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एकदम मक्खन की तरह भी फिनिश करेंगे। चलिए दोस्तों, ये मेरा कोई चालक है जैसे, और आप जानते हैं चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। हर चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि अंट संट गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब उन पर कोई भी बल नहीं होता, कोई चालक कहीं गति कर रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं गति कर रहा है। इनकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है। तो ये कैसी गति कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन का मतलब है यादृच्छिक गति। मतलब है यदि कोई चालक है, और आप जानते हैं हर चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इनके ऊपर कोई भी बल आरोपित नहीं होता है, अर्थात ये गति करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं जा सकता है, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। कब तक, जब तक इस चालक को किसी बैटरी से न जोड़ दिया जाए। तो पहले यही फंडा क्लियर करते हैं कि माना पहले ये इलेक्ट्रॉन पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इन सब का जो औसत वेग है, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, और औसत वेग क्या हो जाएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, ठीक है, समझना बात। एक इधर है तो एक इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, इसको नष्ट कर देगा, इसके प्रभाव को, ये ऐसे आपस में एक दूसरे से जब टकराते हैं तो एक दूसरे प्रभाव को निरस्त करते रहते हैं। तो यहाँ पे इनका जो वेग है, वे औसत वेग कितना रहेगा, शून्य रहेगा। माना पहले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u1 है, दूसरे का u2 है, तीसरे का u3 है, तो मैंने 2-3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, u3 तक ले रहा हूं, ठीक है, प्लस डॉट 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 लो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए मैंने, un, और इनका जब एवरेज निकालेंगे तो n से डिवाइड कर देंगे, और ये टोटल कितना रहेगा, 0। फिर से समझ लें कि मैंने इसमें मान लिया इस चालक के अंदर n इलेक्ट्रॉन है, और n इलेक्ट्रॉन ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से गति कर रहे हैं, तो ये आपस में टकराते रहते हैं, तो इनका जो औसत वेग है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक। फिर हमने क्या किया, इस चालक को हमने किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। फिर समझें, माने ये चालक है, इस चालक को हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है, और बैटरी का ये धनावेश सिरा इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा प्लस, और बैटरी का ऋणात्मक सिरा इधर जाएगा तो इस पे जाएगा माइनस। और जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, माइनस का होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, माइनस का। और आप जानते हैं माइनस वाला आवेश किधर की तरफ आकर्षित होगा, यानी कि बैटरी का जो धनावेशित सिरा है इधर गया, तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ गति करना प्रारंभ कर देंगे, बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर, क्योंकि हम जानते हैं कि ऋणावेश हमेशा धनावेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है, या धनावेश हमेशा ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो क्या हुआ कि बैटरी के धनात्मक सिरे ने इस पे बल लगाया, एक आकर्षण बल लगाया, और आकर्षण बल लगते ही ये जो प्रारंभिक वेग था, इसका अंतिम वेग v1 हो जाएगा, दूसरे का v2 हो जाएगा, तीसरे का v3 हो जाएगा, ऐसे un हो जाएगा vn। फिर से औसत निकालेंगे तो कैसे, चालक को बैटरी से जोड़ने के पश्चात औसत वेग कितना हो जाएगा, u1 हो जाएगा v1 प्लस u2 हो जाएगा v2, ऐसे ही v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n। मगर अब की बार ये 0 नहीं होगा, क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन थे वे गति करने के लिए स्वतंत्र थे,
अंटसंट गति कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, इसलिए इनका जो औसत जो वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी वो कितनी थी? 0। लेकिन अब की बार जब हमने इस चालक को किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है तो समस्त चालक में जो हमारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो सभी कहाँ गति करने लगे? बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर निश्चित दिशा में गति करने लगे। तो यहाँ पे जो औसत वेग है वही वेग कहलाता है v। d का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, d का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी हिंदी में बोलेंगे तो अपवहन वेग। अब इसकी चाहो तो डेफिनेशन आप लिख दे, मैं बोल रहा हूं आप नोट कर सकते हैं कि जब किसी चालक को हम किसी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, किसी चालक को किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, उनकी कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती। तो उनका जो औसत वेग होता है वो 0 होता है, क्योंकि माना एक इलेक्ट्रॉन इसमें टकरा गया तो इसने इसके वेग को 0 कर दिया, माना ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से टकराया तो इसने इसके वेग को 0 कर दिया। तो जो औसत वेग है वो कितना हो गया? 0। प्रारंभिक वेग को हमेशा हम u से डिनोट करते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन का u1 हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन का u2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का u3 और n इलेक्ट्रॉन लिया था un और टोटल एवरेज निकाल दिया, कितना हो गया? 0 हो गया। फिर हमने क्या किया? इस चालक को एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। अब अपवहन वेग की डेफिनेशन यहां से स्टार्ट होती है कि जब किसी चालक को हम V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक टर्मिनल, देखो सभी इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ गति करने लगे? बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर। और जब ये बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर गति करते हैं अर्थात धनावेश इस इलेक्ट्रॉन पर एक आकर्षण बल लगाता है, और बल लगाने के बाद जो वेग u1 था वो v1 हो जाता है और u2 v2 हो जाता है, u3 v3 हो जाता है और un जो था वो vn हो जाता है। फिर से हमने औसत वेग निकाला, तो n से डिवाइड कर दिया और औसत जो वेग था, फिर से समझ लें कि किसी चालक को जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वही कहलाता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अर्थात अपवहन वेग। और इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 हो गया। फिर हम लगाएंगे गति के प्रथम नियम से। और गति का पहला नियम क्या होता है दोस्तों? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस के at। v क्या होता है? यहाँ पे अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, e एक्सीलरेशन त्वरण होता है, t होता है टाइम। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए v1 हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू ये u1 प्लस के at1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या हो जाएगा? v2 इज इक्वल टू u2 प्लस के at2, ठीक। ऐसे ही तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा v3 इज इक्वल टू u3 प्लस के at3, और फिर 3 इलेक्ट्रॉन ये लिए, फिर n वाला इलेक्ट्रॉन ये हो गया। यहां से देखें n इलेक्ट्रॉन के लिए, n इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा ये vn इज इक्वल टू un प्लस के atn, ठीक है। अब इन सभी v1, v2, v3 और vn के मान समीकरण 2 में रख देंगे। कैसे? v1, v2, v3 तथा vn के मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या हो जाएगा? Vd इज इक्वल टू V1 की जगह पे हमने क्या लगा दिया? U1 प्लस के at1। फिर से समझ लें, V1 की जगह पे क्या लगा दिया? U1 प्लस के at1, फिर प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। V2 की जगह पे क्या है? V2 की जगह पे है U2 प्लस के at2, फिर है प्लस V3 की जगह पे क्या है? U3 प्लस के at3,
U3 प्लस के AT3, फिर क्या है डॉट 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 Vn की जगह पे है UN प्लस के ATN, अपॉन में n है तो अपॉन में सबके बट्टे n हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से समझ लीजिए कि V बराबर होता है U प्लस के AT, गति का पहला समीकरण। गति के पहले समीकरण तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए हमने निकाल लिया V की जगह पे V1 U1 प्लस के AT1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा U2 प्लस के AT2, तृतीय इलेक्ट्रॉन के लिए V3 इक्वल टू हो जाएगा U3 प्लस के AT3, और ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन के लिए हम वेग निकालें अंतिम वेग, तो Vn इक्वल टू हो जाएगा UN प्लस के ATN। तो V1 V2 V3 और Vn के मान को हमने उठाया और समीकरण नंबर 2 में रख दिया। V1 की जगह पे इतना हो गया, V2 की जगह पे इतना हो गया, V3 की जगह पे इतना हो गया और Vn की जगह पे इतना, और अपॉन में n हमारे चली रही है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे अब देखें। U1 वाले जितने भी टर्म हैं उनको हम अलग कर लेंगे। तो मैंने यहां से देखा U1 U वाले सबको एक तरफ कर लीजिए, U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN, ये अलग कर लिया। अब क्या बच रहा है हमारे पास? अब बच रहा है AT1 प्लस AT2 प्लस AT3 प्लस डॉट 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 प्लस ATN, और अपॉन में क्या चल रहा है सबके बट्टे n। ठीक है, कुछ नहीं किया है। U1 U2 U3 UN को हमने अलग कर लिया है, और AT1 AT2 AT3 ATN को हमने अलग कर लिया है, अपॉन में n चली रहा है। ठीक है, इसको हम n को इसमें डिवाइड करते हैं, n से इसमें डिवाइड करते हैं, इसमें अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा U1 प्लस के U2 प्लस के U3 प्लस के UN अपॉन n, सेपरेट कर दे रहा हूं मैं, अलग अलग कर दे रहा हूं, प्लस AT1 प्लस AT2 प्लस AT3 प्लस डॉट 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 प्लस ATN अपॉन n। बात एक ही है, दोनों को मैंने अलग कर, इसके बट्टे n अलग कर लिया और इसके बट्टे n अलग कर लिया है। तो समीकरण 1 से देखेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, और समीकरण 1 क्या कह रहा है कि U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN अपॉन n का मान कितना है? 0, यानी कि इस पूरे का मान हमें कितना मिल गया? इस पूरे का मान कितना है? 0। तो इस इतने की जगह पे हमने 0 लगा दिया, प्लस अब क्या बच रहा है हमारे पास? AT1 प्लस AT2 प्लस के AT3 प्लस डॉट 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 ATN अपॉन n। ठीक है, यहां से देखिए a इसमें भी है, देखिए a को हमने कॉमन निकाल लिया, a को कॉमन निकाल लेंगे। अच्छा, ये चीज किसके बराबर चल रही? VD के बराबर चल रही थी ये चीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो VD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a कॉमन निकाल लिया, यहां मिल गया हमें T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस TN अपॉन n। इसको मान लिया समीकरण नंबर हमने 3, समीकरण नंबर 3 माना, और इसे अब यहीं छोड़ के दोबारा हम इसकी तरफ वापस होते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कि किसी आवेश को, यदि किसी आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उसके ऊपर क्या लगाता है? एक बल लगाता है। तो इस आवेश को जब हमने इस पर रखा था, जब इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया था, तो इस बैटरी ने इन इलेक्ट्रॉनों पे एक बल लगाया था। वो बल F क्या होता है? बल F इक्वल टू होता है Q इंटू E। ठीक है, Q इंटू E। जब किसी आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उस आवेश के ऊपर एक बल लगाता है। वो बल कितना होता है? F इक्वल टू Q इंटू E। मैं पहले चैप्टर में ये चीज पढ़ा भी चुका हूं। तो यहां से जो Q क्या है? ये आवेश है, और आवेश यहाँ पे किसका ले रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? E से डिनोट करते हैं। तो Q बराबर यहाँ पे क्या है? E, और E पे आवेश कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। तो यहां से F इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस E इंटू कैपिटल E। ठीक है, फिर से समझ लें कि किसी आवेश को जब वैद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं तो उस आवेश पे वैद्युत क्षेत्र एक बल आरोपित करता है। वो बल क्या होता है? F इक्वल टू Q इंटू E। और Q क्या है? यहाँ पे आवेश है, और आवेश किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को माइनस E से डिनोट करते हैं। तो Q की जगह पे माइनस E रख दिया और कैपिटल E को ज्यों का त्यों रखा। ठीक है, फिर देखिए, वी नो दैट
एफ इज इक्वल टू होता है हमारे पास एम ए, एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, और यहां से यदि हम ए का मान निकालें तो क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम। अब फिर से देखिए इस एफ के मान को हम इसकी जगह पर रख देंगे। दोबारा से देखिए कि एफ इज इक्वल टू हमें माइनस ई इंटू कैपिटल ई मिल गया था, फिर हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, और यहां से एक्सीलरेशन ए का जब हम मान निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एम, और जो हमने f का मान निकाला था इस f के मान को यहाँ लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, f की जगह पर लिख दिया हमने माइनस के e इंटू कैपिटल E अपॉन m। कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से हमें किसका मान मिल गया, a का मान। अब यहाँ से a के मान को a का मान उठा के कहाँ रख देना, समीकरण नंबर 3 में रख देना है। तीन में रखने पर अब जब समीकरण 3 में रखेंगे तो VD क्या हो जाएगा, यहां से A की जगह पे लगा दिया हमने माइनस E इंटू कैपिटल E अपॉन एम, और अंदर क्या बच रहा है T1 प्लस के T2 प्लस के T3 प्लस डॉट 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 प्लस TN अपॉन n। ठीक है, अब यहां से आगे इधर देखें तो जो VD है, VD इज इक्वल टू ये जो माइनस के E इसको जो का तो लिखेंगे E इंटू कैपिटल E अपॉन एम। अब ये देखिए ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट TN अपॉन n, ये क्या है, ये तो देखिए समय का अनुपात है या नहीं। ये जो टाइम लग रहा था टोटल, पहले इलेक्ट्रॉन का टाइम T1, दूसरे का T2, ऐसे n इलेक्ट्रॉन का TN, तो एवरेज निकल रहा है ये टाइम का, और इस एवरेज को हम डिनोट करते हैं टाउ से। जो समय का एवरेज है इसे हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो हमारा फॉर्मूला मिल गया VD इज इक्वल टू माइनस के E इंटू कैपिटल E टाउ अपॉन एम। अब इस टाउ को हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं इसको विश्रांति काल। ये विश्रांति काल क्या होता है, जैसे मेरे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन ने इसमें टक्कर मारी, तो इसने टक्कर मारी तो ये तो स्थिति स्थिर अवस्था में आ गया। ये इलेक्ट्रॉन गतिमान हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और कहा तीसरे इलेक्ट्रॉन में टकराने के लिए। तो बात समझना है, इसने जब इसको टक्कर मारी थी तो ये यहां से टकरा के जो यहां तक पहुंचने में, यानी दोनों टक्करों के बीच में जितना इसने रेस्ट लिया था, फिर से समझें कि 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन ने दूसरे वाले में टक्कर मारी, तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन टक्कर मारते तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ चला, तो यहां से दोनों टक्कर, पहली टक्कर और ये टकराने से पूर्व ये जितना रेस्ट में रहा है उसको बोलते हैं विश्रांति काल। इन ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो सबका एक T1 T2 यानी समय का एवरेज, समय को एवरेज को हम किससे डिनोट करेंगे, टाउ से, और टाउ क्या होता है, विश्रांति काल। दोस्तों यही होता है हमारा अपवहन वेग। एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूं कि अपवहन वेग क्या होता है। जब किसी चालक को हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक में समस्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनावेश की तरफ गति करने लगते हैं, और बैटरी का धनावेश इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी आकर्षण बल लगाता है, जिस बल के कारण उसके सभी वेग क्या हो जाते हैं, V1 V2 जितने भी इलेक्ट्रॉन दे रखे Vn, उन सब का हम जो एवरेज निकालते हैं, एवरेज क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn अपॉन n क्या है, Vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। तो गति के पहला समीकरण लगाया हमने, गति का पहला समीकरण होता है V बराबर U प्लस के AT। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए V1 इज इक्वल टू U1 प्लस के AT1 हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा V2 प्लस के V2 इज इक्वल टू U2 प्लस के AT2। ऐसे ही तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा V3 इज इक्वल टू U3 प्लस के AT3। ऐसे फिर n इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा Vn इज इक्वल टू UN प्लस के ATN। बात खत्म हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, V1 V2 V3 और Vn के मान उठा के समीकरण 2 में रख दिए। समीकरण 2 में रख दिए तो वैल्यू हमारी ये आ गई। यहाँ से U1 वाले टर्म्स अलग कर लिए हैं और बचा कुचा AT वाले टर्म्स इधर कर लिए, अपॉन में n चल रहा है। फिर सेपरेट कर दिया, U1 U2 वाले सबके बट्टे में n कर दिया, और AT1 डॉट 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 ATN तक इसके बट्टे में n कर दिया। समीकरण 1 से देखेंगे कि इतने का मान हमारे पास कितना है, ये 0 है, तो इसकी जगह पे 0 लगा दिया और ये ज्यों का त्यों। फिर से Vd इज इक्वल टू, इसमें से a कॉमन निकाल लिया है, बचा कितना T1 T2 T3 डॉट 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 Tn अपॉन n बच गया। ठीक, फिर हमने इसको समीकरण नंबर 3 मानते हुए ही स्टॉप किया है।
फिर हम जानते हैं कि यदि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र उसके ऊपर एक बल आरोपित करता है। वो बल कौन सा होता है? F इज टू क्यू इंटू ई। और Q क्या है? यहाँ पे आवेश है, और आवेश किसका लेंगे दोस्तों हम? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? माइनस का E। तो Q की जगह पे माइनस का E रख दिया इंटू कैपिटल E। फिर हम जानते हैं कि F इज होता है ma, और यहाँ से एक्सीलरेशन a का मान निकालेंगे तो ये F अपॉन m हो जाएगा। F की जगह पे अभी जो F की वैल्यू निकाली थी इसको हम F की जगह पे रख देंगे, तो माइनस के E इंटू कैपिटल E अपॉन m हो गया। यहाँ से जो a का मान निकाला है, इस a के मान को हम समीकरण 3 में जो a है उसकी जगह पे रख देंगे। रख दिया तो Vd इज टू a की जगह पे रख दिया माइनस के E इंटू कैपिटल E अपॉन m, बचा कुचा इतना आ गया। अब ये जो समय का एवरेज है, इस समय को एवरेज को हम टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ क्या होता है? विश्रांति काल होता है। ये मैंने यहाँ कर दिया, देखिए। तो Vd इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के E इंटू ई कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। अब यहाँ पे E क्या है? ये यहाँ लिख देता हूँ, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक। और कैपिटल E क्या है? वैद्युत क्षेत्र। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और Vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये दोस्तों लेक्चर आपका खत्म हो चुका है। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपने रियल में इस लेक्चर को एंजॉय किया है तो वीडियो को तुरंत की तुरंत बिल्कुल लाइक कर दीजिए। वीडियो को कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों सब जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में आपके बंदे हैं सब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।